हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सी आर नॉलेज सेंटर। और आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए एनसीईआरटी भूगोल का, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो डिटेल एनालिसिस होगा फॉर यूपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी का चैप्टर है, ये भूगोल का ही है। भूगोल में जो भी उत्पाद होते हैं किस तरह से क्या होता है, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्लास 10 का है, चैप्टर 7। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भूगोल का और हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का ये हो चुका कंप्लीट, और 9th क्लास का भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप दोनों को देखिए, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, उसको देख लीजिए। और टेस्ट भी करवाए गए हैं तो टेस्ट भी जाके देखिए। आर ओ का यूपीएससी का भी टेस्ट करवाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूगोल का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो करेंगे हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरत दूसरे स्थानों से लेकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच पाती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने से संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल और वायु पर। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये है चित्र परिवहन के साधन है स्थल, जल, वायु। स्थल में आ जाएंगे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। जल में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। और वायु में आएंगे घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित होता जा रहा है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाओं तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शी, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं का साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे किस प्रकार आधुनिक संचार का परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में स्थल परिवहन है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। 2021 का डाटा है ये। तो भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। तो रेलवे लाइन के पीछे सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़क रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6
लेन वाली राजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। ये राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय नेशनल हाईवे देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक रेसेदार सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। और राज्य राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे की बात करें तो राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से संबंधित जानकारी ये वेबसाइट पे आप जाके ज्ञान कर सकते हैं। जिला मार्ग की बात करें तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायी जिला परिषद का है। अन्य सड़कें हैं इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश को प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों में पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का सिंबल तो कहाँ कहाँ है देख सकते हैं चित्र में। तो ये स्वर्ण चतुर्भुज है, ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का है इस तरह से, और ये जो पिंक कलर में है मोटा सा आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण का गलियारा है, और ये पिंक कलर का है पूरब से पश्चिम का गलियारा है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आप ये देख सकते हैं लाइन वाइज बनी हुई है राजमार्गों की संख्या देख सकते हो। ठीक है, ये नंबरिंग भी की गई है, ये देख सकते हैं जैसे। ठीक है, जलगांव का 6 और इंदौर का 3 है, इस तरह से देख लीजिएगा एक बार पॉज करके। सीमांत सड़कें क्या है? उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश की सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा दक्षिण उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्वपूर्ण सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता हुई है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है अटल टनल है जो 9.02 किलोमीटर है। और सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई ये सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। किसको? मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। सब पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनी है। तो सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर भी सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः यह बारहमासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। तो अगला देखेंगे रेल परिवहन। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तथा सामान व परिवहन आदि में। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेलवे परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक प्रमुख कारक हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या व घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधन के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि सहायक रहा है।
यदि वे असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतों क्षेत्र में भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या व आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियों का उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश व वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे संबंधित क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यदि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो पाइपलाइन की बात करें अब, तो भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहर व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े साफ विद्युत गृहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के क्षेत्र में असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तथा गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया के वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसका अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्सो व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो रेल मार्ग है ये देख सकते हैं रेलवे लाइन किस तरह से फैली हुई है। तो ठीक है, आगे है पहली 1700 किलोमीटर की लंबी हटिया विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिवहन से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन की बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 17,000 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। जल परिवहन की बात करें तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं और इनके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का व्यापार फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ये भारी वस्तुओं ढोने से अनुकूल है। ये परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किमी लंबा है। इसमें केवल 5,685 किमी भारतीय मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा एक मिनट तो ठीक है, तो एक मिनट ये परिवहन साधन ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंततः स्थलीय नौ संचालन राजमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो ये पहला क्या राजमार्गों का भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किमी लंबा है, नवगम्य जलमार्ग संख्या 1 है जो सबसे बड़ा भी है। सर्दिया धुबरी के मध्य है 891 किलोमीटर लंबा। ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है, नवगम्य जल संख्या मतलब 2 है नेशनल।
वाटरवे ये है। तो केरल में पश्चिम तटीय नहर और कोट्टापुरम में कोल्लम तथा उद्योग मंडल तथा चपक्कारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग 3 है। और काकीनाडा और पुडुचेरी नगर क्षेत्र के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। तो मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी जिन पर परिवहन होता है इनमें मांडवी जुआरी कंबर जुआ सुंदरवन बराक केरल और पश्चिम जल है। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन की बात करें तो भारत की लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है। साथ ही 12 प्रमुख तथा 200 मध्य व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ के कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कौन सा? कच्छ का कांडला। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारी दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है एक ज्वारी पत्तन है। ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। याद कर लीजिए अभी। मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुंद्रे मुख्य खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोर पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है तथा यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लगे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पवन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतर लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तो वायु परिवहन देखेंगे। आज वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत मरुस्थलों घने जंगलों और लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे जहाँ बड़ी नदियाँ विच्छिन्न धरातल घने जंगल निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर तो ये अमृतसर है, ये दिल्ली है, या पाकिस्तान का मुख्य पत्तन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है। देख सकते हैं कोलकाता हैदराबाद का, चेन्नई का है, तिरुवनंतपुरम का है। समुद्री पत्तन आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम का है, न्यू मैंगलोर का है, मारमागांव का है और मुंबई का है और कांडला है आपका इधर है ये है कोच्चि का और इधर आपका चेन्नई है, विशाखापट्टनम, पारादीप है, हल्दिया है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। पूर्वी पश्चिमी तट के कौन कौन से हवाई पत्तन आप देख सकते हैं जिनके तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की इसकी तटीय प्रक्रियाओं तथा अगम्य दुर्लभ व भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अतिरिक्त
क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताएं। तो हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं, जब से मानव व्यक्ति पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, इसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता का संदेश भेजने वाले की गति हीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बेहतर है। ये पार्सल नीति पत्र व्यवहार तथा कार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी तथा विभिन्न स्थान पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल हैं। ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि डिजिटल भारत का एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकों को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। तो बिजनेस चैनल, भारतीय चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाता है, तो है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश में एसटीडी की दरों को नियमित किया गया है। यह सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास की ओर संभव हो पाया है। जनसंचार मानव मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इनमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर इन अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोली में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य एक यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई और जलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यदि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इसका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है। आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं रत्न, जवाहरात और रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं।
तो भारत के आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये चित्र देख सकते हैं, इंडिया रैंक वर्ल्ड फोर्थ बेस्ट हॉलीडे हेवन। ये देख सकते हैं। और चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा ये चैप्टर बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।